अर्चना ग्रहरी, यस सर। आप अब शुरू कर सकती हैं, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। Good morning, friends, and my respected sir. Today I am going to give a PowerPoint presentation on the topic aims of education. मीन्स शिक्षा के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs, and habits. ठीक, education methods include teaching, training, storytelling, discussion, and direct speech. मीन्स जो शिक्षा जो है वो सीखने की सुविधा या ज्ञान या कौशल, मूल्य, नैतिकता, विश्वास और आदमियों के इसको इन आदतों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। फिर इसको हम एक कोट देना चाहेंगे, एडुकेशन इज द passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today। अर्थात शिक्षा भविष्य का वह पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उसी का होता है जो इसकी आज की तैयारी करता है। फिर आते हैं मीनिंग्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की। मीन्स शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ और परिभाषा। ठीक, सबसे पहले आते हैं एम में। एम क्या होता है? मीन्स एम मतलब किसी चीज को पाना। जैसे कि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो एक दिन ब दिन बड़ा हो और सक्सेसफुल हो, या कोई भी वो इच्छा रखता है, तो उसे हम आइडल कहते हैं। आइडल मीन्स एम। ठीक, एम को हम किसी लिमिट में नहीं बांध सकते, ये लिमिटलेस होता है। एम्स इंडिकेट्स एन आइडल कंडीशन विच कैन नॉट बी लिमिटेड। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वी कैन से दैट an aim of education is such a statement which indicates an ideal condition of desirable changes, such an ideal condition which cannot be bound in limits। फिर आते हैं नीड्स ऑफ डेफिनेट एम्स ऑफ एजुकेशन। एम को डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी? अर्थात शिक्षा के निश्चित लक्ष्यों की आवश्यकता। ठीक, एडुकेशन हमारा सोशल प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक, सोसाइटी में न्यू न्यू डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, हम हमारे कल्चर में, सिविलाइजेशन में। ठीक, जिससे ये पता चलता है कि क्या क्या न्यू टीचिंग प्रोसेस अडॉप्ट करने हैं। ठीक, फॉर्मल एजुकेशन के भी कुछ स्पेसिफिक एम्स होते हैं। अगर ये स्पेसिफिक एम्स क्लियर हैं, तो ना तो एडुकेशन इन स्पेसिफिक और क्लियर एम्स के बिना तो ना हम एडुकेशन को इमेजिन कर सकते हैं, ना ही टीचिंग प्रोसेस को। सो एमलेस एडुकेशन इज मीनिंगलेस इन इटसेल्फ। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम फैक्टर्स कि ये नीड ऑफ डेफिनेट एम्स ऑफ एडुकेशन के। तो सबसे पहला आता है हमारा फैक्टर कि प्रोविजन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन मीन्स औपचारिक शिक्षा का प्रावधान। हर सोसाइटी में ह्यूमंस के उनके अपने अपने पॉइंट्स और बेसिस होते हैं लाइफ के, जो कि उस एम जो उस बेसिस को डिसाइड करता है कि उन्हें क्या एम चाहिए। ठीक, तो जैसे कि किसी का लक्ष्य है इंजीनियर बनने का, तो वो बीटेक की तरफ जाता है। कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो एमबीबीएस की, कोई टीचर बनना चाहता है तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने एम के अकॉर्डिंग अपनी अपनी एडुकेशन को अरेंज करते हैं। ठीक, कि उनको कब कैसे क्या पढ़ना है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा कोई एम क्लियर होगा, जब तक हमारा कोई एम क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपनी फॉर्मल एडुकेशन को भी प्रॉपरली अरेंज नहीं कर सकते। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। मीन्स पाठचर्या और शिक्षा पद्धति का प्रावधान। जब हमारा कोई एम डिटरमाइन हो जाता है, फिर हम उसे एक करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक, उसे अचीव करने के लिए
इस करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए हमने बहुत से टीचिंग मेथड्स भी डेवलप किए हैं। ठीक, बिना किसी क्लियर और डेफिनिट एम के ना तो करिकुलम और ना ही टीचिंग मेथड डेवलप किए जा सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेशन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। फिर आते हैं ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन प्रॉपरली। अर्थात शिक्षा का उचित संचालन। ठीक, यदि कोई लक्ष्य हमारा स्पष्ट है तो विद्यार्थी और शिक्षक ये दोनों के लिए मार्ग निर्धारित करता है। ठीक, शिक्षार्थी मतलब छात्र जानते हैं कि उन्हें क्या सीखना है और शिक्षक भी जानते हैं उन्हें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इस प्रकार यदि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट है तो शिक्षा की प्रक्रिया ठीक चलती रहती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंथ्यूजियम इन विगर, अर्थात जोश में उत्साह। किसी भी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। उनकी उपलब्धि के लिए हम कुछ विषयों को के ज्ञान और कुछ गतिविधियों के परीक्षण पर जोर देते हैं। ये हमारी शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्य हैं। जब नियोजित शिक्षा को ठीक से चलाया जाता है और शिक्षक और छात्र दोनों उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है। ठीक, और वे अधिक उत्साह से के साथ आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य के अभाव में उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जा सकते और उद्देश्य के अभाव से उनकी प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति के लिए उत्साह का प्रश्न ही नहीं उठता, तो इसलिए उत्साह भी जरूरी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और ऊर्जा का उपयोग। जब शिक्षक और छात्रों के लिए शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, और इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया अपने उद्देश्य की ओर एक सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। यह समय और ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक, स्पष्ट लक्ष्य के अभाव से यह संभव नहीं है। अस्पष्ट लक्ष्य। फिर हम आते हैं बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, मीन्स शिक्षा के उद्देश्य के गठन के आधार। किसी भी समाज की शिक्षा का उद्देश्य मूल रूप से उसके जीवन के दर्शन को आधारित होता है। इसके अलावा वे विशेष समाज की संरचना और उसकी सभ्यता पर भी आधारित है, और संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था पर भी आधारित, और उसकी आर्थिक स्थिति पर भी आधारित है। मनुष्य को अपना स्वभाव भी शिक्षा की प्रवृत्ति के प्रभाव, जो मनुष्य की शिक्षा होती है वो उसके स्वभाव पर भी प्रभावित करती है। ये विज्ञान आज के दौर पे कि तो शिक्षा का युग प्रभाव से लेकर फिर जैसा कि कल अंकिता ने आप समझाया था, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बेसिस हम लोगों ने लिए हैं। सबसे पहला आता है फिलोसफिकल बेसिस, मींस दार्शनिक आधार। फिर सेकंड आता है सोशियोलॉजिकल बेसिस, मींस सामाजिक आधार। थर्ड आता है पॉलिटिकल बेसिस, राजनीतिक आधार। फिर इकोनॉमिक बेसिस, आर्थिक आधार। देन साइकोलॉजिकल बेसिस, मनोवैज्ञानिक आधार। और साइंटिफिक बेसिस, वैज्ञानिक आधार। कल ये अंकिता ने बहुत ही अच्छे से आप सबको समझाया था, तो आज हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन पे। ठीक, एम्स ऑफ मतलब ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। वास्तविक तथ्य यह है कि शिक्षा का अपने आप में ही कोई लक्ष्य नहीं होता। समाज का लक्ष्य भी शिक्षा का लक्ष्य होता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग उद्देश्य हैं, उसी तरह एडुकेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट एम्स हैं। इतना ही नहीं, वे समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। यह स्पष्ट है कि उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। So they cannot be analyzed separately, but we can put them in certain general classes. ठीक? हमने किसी भी समाज या देश की शिक्षा के उद्देश्यों को 9 शीर्षकों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। हमने इन्हें 6
9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स शारीरिक विकास। देन सेकंड है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। फिर कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। फिर मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक और चरित्र विकास। फिर है हमारा वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास। फिर एजुकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिटीजनशिप, राजनीतिक व्यवस्था और नागरिकता की शिक्षा। देन रियलाइजेशन ऑफ द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं की प्राप्ति। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स आध्यात्मिक विकास। ठीक, तो अब इन्हें हम लोग एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मीन्स शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट इज द यूनिवर्सल एंड पीनियल एम ऑफ द एजुकेशन, मीन्स शारीरिक विकास शिक्षा का सार्वभौम और चिरस्थायी उद्देश्य है। ठीक, यह और बात है कि इसके अलग अलग समय में अलग अलग समाजों में अलग अलग रूपों से स्वीकार किया गया है। एक भौतिकवादी समाज शरीर को साध्य मानते हैं। उनका मानना है कि स्वस्थ शरीर ही पहला सुख है। और उसके अपोजिट जो आध्यात्मिक समाज होता है वो मानता है कि शरीर सिर्फ एक साधन है। उनका मानना है कि स्वस्थ शरीर उच्च ध्यान और आत्मा का साक्षात्कार का साधन है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, मीन्स मानसिक विकास। ancient time in ancient time the mental development was means enhancement of knowledge, means ज्ञान में वृद्धि होना। एक समय था जब हमारे यहाँ ये नारा दिया जाता था कि ज्ञान के लिए ज्ञान, मीन्स नॉलेज फॉर नॉलेज। इसी तरह की कहानियां अन्य देशों में भी देखी जा सकती थी। वर्तमान समय में जो the educationist who believes in faculty psychological take mental development as the development of the faculty such as memory, observation, imagination and reasoning of the children। अर्थात कुछ विद्वान तर्क के विकास को मानसिक विकास मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान बौद्धिक विकास भी शामिल करते हैं। मेंटल डेवलपमेंट को लोग दोनों मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों को वो मानसिक विकास मानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, साइकोलॉजिस्ट ने भी यह पाया है कि उसमें ग्रीगेरियसनेस मीन्स सामूहिकता की प्रवृत्ति होती है। ग्रुप में वो दूसरों को कभी पसंद करता है, कभी उसको नापसंद करता है, कभी कभी सिंपैथी या एनिमिटी की भी फीलिंग शो करता है। जनरली लोग इस लाइक डिसलाइक और सिंपैथी और एनिमिटी की फीलिंग को सोशल डेवलपमेंट मानते हैं। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है that each person learns the language, living style, customs, and conduct of his society to adjust in the society. मीन्स प्रत्येक व्यक्ति समाज में समायोजन के लिए अपने समाज की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज और आचरण सीखता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति केवल अपने समाज में समायोजित होता है तो उसे यह विकास प्राप्त नहीं होता। उसके पास अपने समाज की अच्छाई और बुराई को समझने की शक्ति भी है, पर वह अच्छाई को स्वीकार तो करता है परंतु बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है। यही सोशल डेवलपमेंट है। फिर आते हैं कल्चरल डेवलपमेंट, मीन्स सांस्कृतिक विकास। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, वह इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है। यह बात स्वाभाविक और शाश्वत सत्य है। ठीक, इसीलिए किसी भी समाज के लिए यह स्वाभाविक है कि उसके बच्चों को सांस्कृतिक विकास शिक्षा के एक उद्देश्य में से रूप हो। ठीक, हालांकि सांस्कृतिक विकास के लिए इसे क्या करना चाहिए, इसकी निश्चितता
की कमी के कारण जो शिक्षावादियों ने इसका एक विश्लेषण करने का, इसे साकार करने की बहुत मतलब एक तरीका निकाला है कि केवल जो सांस्कृतिक विकास से आजीविका के समस्या का समाधान नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज का सांस्कृतिक विकास उसकी शिक्षा के उद्देश्य से होना चाहिए। ठीक इसके तहत बच्चों को समाज की संस्कृति या विशिष्ट संस्कृतियों के मूलभूत पहलुओं से भी परिचित होना चाहिए। और इस ज्ञान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उनके व्यवहार में प्रकट ना हो। शिक्षा को यह नहीं समझना चाहिए कि सांस्कृतिक विकास के बाद उसका कर्तव्य समाप्त हो गया। उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक पर भी समान रूप से जोर देना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक और चरित्र विकास। नैतिक और चरित्र विकास शिक्षा का मेन पॉइंट, मेन कैरेक्टर कह सकते हैं। जैसे प्रत्येक समाज में अपने कुछ सिद्धांत और आचरण के नियम होते हैं, उसी तरह इन नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। इन नियमों के पालन करने की आंतरिक शक्ति चरित्र है। इस दृष्टि से नैतिकता और चरित्र अविभाज्य हैं। दूसरे की मतलब अगर एक भी नहीं है, नैतिक और जो चरित्र है वो एक दूसरे पर निर्धारित है। एक इनमें से एक के बारे में दूसरे का सोचा ही नहीं जा सकता। विभिन्न विषयों में नैतिकता और चरित्र को का अलग अलग विश्लेषण किया गया है। मानवतावादी नैतिकता और चरित्र को रूप में आचरण को समाज के अनुकूल मानते हैं। मनोवैज्ञानिक अच्छी आदतों और दृढ़ इच्छा शक्ति में के समूह को चरित्र रूप से स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिकवादी आत्म संयम और धर्म के अनुकूल आचरण को नैतिकता और चरित्र मानते हैं। वहीं पे साहित्य नैतिकता और चरित्र को के रूप में सामाजिक सीमाओं का पालन करता है। नैतिकता का पालन नहीं करने वाला का अपना चरित्र होता है। जैसे कि लुटेरे का अपना एक अलग चरित्र होता है, वह अच्छा हो या बुरा वो दूसरी बात है। फिर आते हैं हम लोग वोकेशनल डेवलपमेंट में, मीन्स व्यावसायिक विकास। मनुष्य तन और मन का योग है। ठीक, एक मनुष्य जो होता है उसकी जो बॉडी और माइंड दोनों का सम है। ठीक, शरीर के अभाव में हम मनुष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक, और मन के अभाव से हम उसे पशु से बढ़कर कुछ नहीं ले सकते। इस शरीर की रक्षा के लिए हमें भोजन, वस्त्र और घर आदि की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में हम शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, अपने शरीर को पेड़ की छाल से ढकते थे और गुफाओं में आश्रय लेते थे। हमने अपनी संतानों को इस प्रकार की गतिविधियों से परीक्षित किया। बाद में हमने उन्हें खेती और पशुपालन की शिक्षा देना शुरू किया। आज हम अपनी आजीविका कमाने के लिए उत्पादन और उद्योग के कई कार्य करते हैं। इसलिए हमें अपने आगे वाली जो पीढ़ी है तो इन सभी कार्यों में कुशल बनाने की शिक्षा का उपयोग करना है। फिर आता है राजनीति, एडुकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिटीजनशिप, मीन्स राजनीतिकता, व्यवस्था और नागरिकता की शिक्षा। वर्तमान में विश्व में लगभग सभी देशों की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए राज्य के लिए अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा देना स्वाभाविक है। यह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। ठीक, हम जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। ठीक, कहीं पे तानाशाही, कहीं पे लोकतंत्र, तो कहीं में साम्यवाद। इतना ही नहीं, कई प्रकार की तानाशाही या लोकतंत्र जो जहाँ ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है वो दो देश अपने आप को भी उपयुक्त मानते हैं। फिर आते हैं रियलाइजेशन ऑफ द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन, अर्थात राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं की पूर्ति। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और उनमें से प्रत्येक में कई छोटे और बड़े समाज हैं। इन देशों की अपनी विशिष्ट जरूरतें हैं। इसके अलावा उनकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं
और ये ज़रूरतें और आकांक्षाएं बदलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे समाज में वर्ग भेद बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि ये समाज वर्गहीन समाज बने। हमारा देश पिछड़ा हुआ है और हम इसे उन्नत बनाने की आकांक्षा रखते हैं। ठीक, इसके लिए हम शिक्षा का सहारा ले रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एम आता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मीन्स आध्यात्मिक विकास। अगर यही शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है, यह माना जाता है। ठीक, यह और बात है कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर यदि कुछ राज्यों में मौजूद है तो इसका कोई विशेष धर्म की शिक्षा के रूप में है। ठीक, संसार में अधिकांश लोग मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का कुल योग मानते हैं। शरीर और मन का विकास शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। ठीक, इसीलिए वे उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चरित्र विकास के बारे में बात करता है। मनुष्य की कुछ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हम सभी व्यावसायिक विकास के बारे में सोचते हैं। हालांकि आध्यात्मिक विकास को हम पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए हम आज तक ये समझने में इसको विफल रहे हैं। फिर आते हैं क्लैरिफिकेशन में, मतलब इसके स्पष्टीकरण क्या क्या है। ठीक, शिक्षा के उद्देश्यों में विश्लेषण से कोई तथ्य सामने नहीं, कुछ तथ्य सामने आते हैं। जैसे कि जिसमें सबसे पहला है कि शिक्षा के कई उद्देश्य हैं और उन्हें सीमा में सीमित नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है कि अलग अलग समाजों में किसी भी उद्देश्य को अलग अलग अर्थों में लिया जा सकता है। तीसरा कि भाषाई जो समानता या उद्देश्य के अंतर का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। यह समाज या राज्य के विचारधारा पर निर्भर करता है कि उस शिक्षा को कैसे स्वीकार करता है। इससे हम यह बताना चाहेंगे कि मानव जीवन के तीन पहलू हैं। एक फर्स्ट नेचुरल, मीन्स प्राकृतिक, सोशल सामाजिक, एंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। शिक्षा के इन तीनों पहलुओं को विकास करना बहुत जरूरी है। शिक्षा के विकास के लिए इन तीनों पहलुओं का विकास करना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं शिक्षक सम अदर पॉपुलर एम्स ऑफ एम्स एडुकेशन, मीन्स शिक्षा के कुछ अन्य लोकप्रिय उद्देश्य जो अभी तक हम लोगों ने देखे वो मेन एम्स थे। तो अब देखते हैं कि कुछ पॉपुलर एम्स कौन कौन से हैं। जैसे विभिन्न समाजों की शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, वे समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। ठीक, हमने पहले 9 सामान्य वर्गों में समय और स्थानों के लिए शिक्षा और सभी उद्देश्य का व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, लेकिन अब हम इनमें काल और या समय से भी किसी भी समाज की शिक्षा का उद्देश्य को व्यक्त कर सकते हैं। कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जिन्हें शैक्षिक जगत में अपने स्वयं के रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये उद्देश्य उपयुक्त 9 उद्देश्यों में से नहीं शामिल नहीं है। तो वो कुछ उद्देश्य हैं। फर्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट एम, मीन्स समायोजन उद्देश्य। ठीक, इन्हें हम ऐसे समझते हैं कि जो प्राणी शास्त्रियों ने इसको बताया है कि हर प्राणी को जीवित रहने के लिए अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष में जितना मजबूत जीवित बचे हैं। ठीक, और लैमार्क ने इस शिक्षा द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ मनुष्यों के अनुकूल और समायोजन पर जोर दिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मैकडॉनल ने इसका समर्थन किया है और तब से इसे एक उद्देश्य के रूप से स्वीकार किया जाने लगा। फिर सेकंड आता है हमारा पूर्ण प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लाइफ, मीन्स पूर्ण जीवन के लिए तैयारी। ठीक, यह उद्देश्य हमारा हार्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को ऐसी पूर्णता प्रदान करता है जिससे वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से चला सके।
इसके लिए उन्होंने 5 प्रकार की गतिविधियों का परीक्षण पर जोर दिया है, जिसमें पहला है आत्मरक्षा संबंधी गतिविधियां, सेल्फ डिफेंस, आजीविका संबंधी गतिविधियां, लाइवलीहुड एंड प्रजनन और शिशु देखभाल संबंधी गतिविधियां, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां और खाली समय में गतिविधियों का उपयोग। ठीक, इसे ही संपूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एस्थेटिक ट्रेनिंग मीन्स सौंदर्य परीक्षण। ठीक, मनुष्य एक बहुत ही संवेदनशील प्राणी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि उसकी संवेदनशीलता सौंदर्यवाद की ओर निर्देशित नहीं है, तो उसे एक जानवर की अधिक नहीं बताया जा सकता। ठीक, इसीलिए वह उसे सौंदर्य बोध के विकास पर जोर देते हैं और उसे संगीत और कला की शिक्षा भी प्रदान करने को आवश्यकता पर बल देते हैं। ठीक, कुछ विद्वान इसे अलग और ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, उन्होंने प्राकृतिक की सुंदरता में ईश्वर को देखा और संगीत और कला को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार माना और उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का साधन माना। इसलिए उन्हें अपनी विश्व भारती की शिक्षा में भी शामिल किया है। ठीक, फिर इसके बाद आता है एडुकेशन फॉर लेजर लेजर अवकाश के लिए शिक्षा। कुछ विद्वानों का मानना है कि मनुष्य अपने खाली समय का सदुपयोग करके विकास करता है। अपने डेली रूटीन रोजमर्रा के काम से जब वो फुर्सत पा जाता है, तो उसके बाद जो उसका खाली समय बचता है, ठीक, वो उसको अपने मनचाहे कार्यों करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे वो फुर्सत में के खाली समय में अपना पढ़ने, सोचने या चिंतन करने में व्यतीत करता है। मानव विकास इन्हीं सब का परिणाम है। ठीक, इस मत को का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि मनुष्य को अपने खाली समय का शिक्षा द्वारा उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्वानों का एक समूह है जो अवकाश के समय के उपयोग को केवल साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों तक ही सीमित रखता है। इस मत के लोगों का कहना है कि मनुष्य को अपना दैनिक कार्य करने के बाद आनंद लेने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे कला, संगीत या साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, इसीलिए शिक्षा का उपयोग सक्षम करने के लिए किया जाता है। ठीक, बच्चों को खेल, संगीत और साहित्य का भी सिखाया जाता है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया। वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य। ठीक, जियोग्राफिकल टर्म से देखें तो हमारा भारत एक देश है, लेकिन अगर पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है या नेशन है। ठीक, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से मतलब एजुकेशन टर्म्स में देखें तो यह एक सोसाइटी है। ठीक, तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा भारत है वह एक आधुनिक भारतीय समाज है। ठीक, अब हमारा मूल मुद्दा आधुनिक भारतीय समाज है। ठीक, मानवतावादी की दृष्टि से में भारतीय समाज के केवल भारत के मूल निवासी ही सम्मिलित हैं। ठीक, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से भारतीय समाज में भारत के सभी लोग या नागरिक शामिल हैं। ठीक, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में अंतर नहीं करता। नहीं, इस दृष्टि से भी भारतीय समाज में उसके सभी लोग शामिल हैं। ठीक, और क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था राज को देनी है, इसलिए शिक्षा के संबंध में भारतीय समाज के तात्पर्य संपूर्ण भारतीय जनसंख्या से है। ठीक, इसके कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने इसको डिफाइन कर कुछ पॉइंट्स पे डिवाइड करे हैं। सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स शारीरिक विकास। फिर मेंटल डेवलपमेंट मीन्स मानसिक विकास। फिर इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ लीडरशिप मीन्स व्यक्तिगत और सामाजिक विकास और
नेतृत्व की शिक्षा। फिर डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टॉलरेंस, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। फिर आते हैं मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक, नैतिक और चरित्र विकास। फिर वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास। फिर एडुकेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा। Then population education, environment education, modernization of the country, national integration, international understanding, means जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, देश की आधुनिकीकरण या राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझ। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, मीन्स धार्मिक सहिष्णुता का विकास। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स शारीरिक विकास। ठीक है? तो आदमी क्या है, मतलब वह शरीर, मन और आत्मा का एक योग है। ठीक? और उसका शरीर ही उसके संपूर्ण विकास का आधार है। वह अपनी सभी गतिविधियों को अपने शरीर के माध्यम से निष्पादित करता है। ठीक? तो मानव विकास का पहला कदम उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, और यह किसी भी देश का शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो, तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिर सेकंड आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, मीन्स मनुष्य एक मनोभौतिक प्राणी है, साइकोफिजिकल क्रिएचर है। इसीलिए साथ ही साथ किसी भी देश की शिक्षा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, अब हमें मानसिक विकास पर विचार करना होगा। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा का विकास। जहाँ तक मातृभाषा के सामान्य ज्ञान की बात है, तो बच्चा इसके अनुकरण से सीखता है, लेकिन इसके स्पष्ट ज्ञान के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरे चरण में मानसिक विकास है, जिससे मानसिक शक्तियां शामिल हैं, जैसे अवलोकन, कल्पना, स्मृति और तर्क, बुद्धि और तर्क। ठीक, इसके तीसरे चरण में विभिन्न विषयों का ज्ञान और चिंतन और अन्वेषण की क्षमताएं शामिल हैं, और यह सब नियोजित शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इस संदर्भ से यह उल्लेखनीय तथ्य है कि हमारे देश में प्रगतिशील देश है। हमें अपने देश को विज्ञान और उसके उपयोग से आधुनिक बनाना चाहते हैं। ठीक, इसके लिए हमें विज्ञान और विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता है। अतः वर्तमान में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए कि मानसिक विकास ही हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिर हम आते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ लीडरशिप, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास और नेतृत्व की शिक्षा। ठीक, जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र हमारे प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व का सम्मान करता है। ठीक, हर व्यक्ति का सम्मान करता है, उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं के उच्चतम विकास में विकास करता है। यह लोगों के कल्याण का भी पक्षधर है। यह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का समान रूप से बल देता है। अतः शिक्षा का उपयोग व्यक्ति की योग्यता, अभिरुचि और रुचि के अनुसार निश्चित रूप से सामान्य कल्याण का ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाना चाहिए। ठीक, मनोवैज्ञानिक ने इसे तथ्य को प्रकट किया है कि मनुष्य में सहृदयता की प्रवृत्ति होती है। फिर वह समूह में रहना पसंद करता है। शास्त्रियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा है कि समाज में बिना मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक व्यक्ति समाज का सदस्य कैसे बन सकता है और वह कैसे खुशी से रह सकता है, इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टॉलरेंस, मीन्स सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। संस्कृति इस प्रकार की सबसे अर्चना, अर्चना, यस सर। नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करें। ओके सर। ठीक है, यहीं पर जो है रोक देते हैं और नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं। ठीक। ओके।
ओके सर। तो आज अर्चना ने जो भी आपको डिस्कस किया है, पढ़ाया है अपना प्रेजेंटेशन, उसमें से यस आप सर। लोगों के जो प्रश्न हैं तो आप प्रश्न अपने रख सकते हैं। एक एक करके आप लोग प्रश्न पूछिए। किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है अर्चना के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कुछ बताना चाहते हैं आप कुछ? मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर यस सर, आ रही है। तो रिस्पांस नहीं हो रहा आपकी तरफ से। अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। यस और नो, जल्दी बताइए। अच्छा था सर, समझ में आ गया। अच्छा, क्या अच्छा था? एक सेकंड, शुभम झा। दीपक कुमार, क्या अच्छा था ये बताइए। और सर क्या इनके बताने का तरीका जो था सर, वो बहुत अच्छा था। बहुत आराम से बताया, वर्ड बाय वर्ड बताया है सर उसको। इसलिए लगभग हमारे हिसाब से तो सर जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को बहुत आराम से समझ में आया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट शुभम झा कुछ बोलना चाह रहे हैं। शुभम झा। सर अच्छा था, बस थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ी एनर्जी की थोड़ी कमी थी, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा था। वर्ड टू वर्ड समझाया जैसे दीपक भैया बता रहे, तो काफी सही बताया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और कोई विद्यार्थी फीडबैक देगा? श्वेता सिंह। सर वॉइस बहुत स्लो थी। तो हाँ सर, मुझे तो लीड लगानी पड़ी, ऐसे सुनाई नहीं दे रहा था थोड़ा सा। उसका अर्चना हाँ थोड़ा मॉडिफाई कल कर लेना जब एक्सप्लेन करना। बहुत धीमी थी वॉइस, या ठीक फिर है लीड ठीक। तुम्हारे माउस के पास नहीं होगी इस वजह से होगा, हाँ, मैं भी है ना। कल ठीक कर लेंगे। हाँ थोड़ा दूर, बहुत ज्यादा, हम्म। बहुत मतलब लीड लगा के हो रहा था, समझ में आ रहा था। अच्छा एक्सप्लेन किया सर, और बहुत हाँ, अच्छे से सब समझाया। चलिए बहुत बढ़िया। और सर मुझे आज थोड़ा सा लेट हो गया था आने में थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम चलिए थी जब आप इस कल वजह आप से। समय से आएंगी तभी अटेंडेंस लगेगी। और कल ठीक है से सर। हम जैसे प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा तो किसी भी विद्यार्थी को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि सर डिस्टर्बेंस आज ही होता है। लेट हुआ है मुझे, बाकी मैं टाइम नहीं पे नहीं, रहती हूँ हमेशा बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे, आप ही को नहीं कह रहे हैं बेटा। ठीक है दीपिका, हम जी सब सर। के लिए बोलते हैं, कोई भी बात होती है सभी विद्यार्थियों के लिए, व्यक्तिगत नहीं है कुछ भी। ओके तो सर। प्रेजेंटेशन शुरू होने के बाद दिक्कत होती है, इसलिए आप सभी से अपेक्षा है कि प्रेजेंटेशन शुरू होने के पहले जुड़ जाएं, है ना। जी सर। ये विशेष ध्यान सर रखेंगे। नेटवर्क सर इश्यू कर रहा था, बहुत ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था सर, इसलिए लेट हो गया सर। मुझे लगता है आप समय से अगर कोशिश करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और सर डेली इधर डेली थोड़ा सर इधर थोड़ा आउटर एरिया है, तो सर अगर ज़रा भी मौसम ख़राब होता है तो सर नेटवर्क बहुत इश्यू करता है सर। नहीं ठीक है, लेकिन हम इस समय बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर सकते ना। जी सर, कोशिश ही सॉरी सर। करनी होगी आपको, अपनी नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक करनी होगी। अब देखिए बीच में वाईफाई चला गया था, आप लोगों ने ध्यान दिया अर्चना? विश्वविद्यालय का वाईफाई जो है चला गया था, मैंने तुरंत उसे पर्सनल अपने डेटा से कनेक्ट किया, फिर शुरुआत हो गई, है ना। तो ये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है और कोविड का समय है, तो ये ऑनलाइन क्लासेज ही चलेंगी। इसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं ये आपको करना है, ठीक। तो इसमें भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि बार बार डिस्टरबेंस होता है ना। बच्चे आते रहेंगे तो पूरे घंटे हम सबको जो है करते रहेंगे बस, है ना। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय से जुड़े। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट बाद आ रहे हैं, 20 मिनट बाद आ रहे हैं, आधे घंटे बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रवैया ठीक नहीं है। आवाज आ रही है ना? जी सर। यस जी सर। सर। अर्चना, अब हम सोच रहे हैं कि आपने अच्छा किया है, और अगली जिम्मेदारी हम जो अगला प्रेजेंटेशन है आशीष आशीष कुमार का है। यस सर।
तो आशीष, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्चना ने डिस्कस कर लिया है जी या अंकिता ने डिस्कस कर लिया है, वो अगर आपकी स्लाइड में है तो उसको जो है बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तुरंत बढ़ाते हुए आप चाहें तो थोड़ा बहुत जो अलग लगे वो डिस्कस कर लें, बाकी तेजी के साथ बढ़ा दें। हैं ठीक है सर। जो चीजें शेष रह गई हैं उसको जो है डिस्क्राइब करना है। ठीक ठीक है सर। जो इन्होंने उद्देश्य जो बचे हैं, जो इन्होंने डिस्कस नहीं किया, ना अंकिता ने किया ना तो अर्चना ने किया, उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए एक ही दिन टाइम मिलेगा, क्योंकि इसमें से अगली बार से हम सोच रहे हैं कि जो टॉपिक है उसको 3 टुकड़ों में, अगर 3 लोग हैं तो 3 खंडों में बांट लें, है ना। ठीक है पहले से ही कि हम कितना करेंगे, पीपीटी आपकी कंप्लीट रहेगी सभी की, लेकिन ये डिसाइड कर लेंगे कि इतना हम करेंगे, इतना अगला कैंडिडेट करेगा, उसके बाद अगला करेगा। ठीक है, उससे क्या है कि ये जो रिपीट हो रहा है वो समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। और ठीक है सर। प्रेजेंटेशन भी हम जल्दी खत्म कर पाएंगे और सब लोगों को अवसर भी मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमने ये सोचा है कि अगले जो भी विद्यार्थी हैं, जितने का ग्रुप है, तो उस टॉपिक को अपना डिवाइड कर लें, बंटवारा कर लें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे कंसल्ट करें। पीपीटी सबको कंप्लीट बनानी है, अपनी अपनी बनानी है, लेकिन जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पर टॉपिक में, उसको पहले से विभाजित कर लेंगे कि यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद अगला कैंडिडेट करेगा, उसके बाद अगला करेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ, पीपीटी आपकी कंप्लीट बनेगी सभी की अपनी अपनी, लेकिन सर। जितने लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे कि हम कितना करेंगे, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद कितना होगा। ठीक है, कहीं 4 के ग्रुप हैं, कहीं 3 के हैं, कहीं 2 के हैं। ठीक है, उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। हाँ दीपिका, आपने लिस्ट थी ना पीपीटी और असाइनमेंट वाली, एक बार फिर से रीसेंड कर दीजिएगा, मेरे पास है नहीं। और भेज देंगे शिवाकी के पास हो, मेरे पास तो नहीं है। भेज दूंगी मैं। ठीक है शिवाकी, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, पेपर फर्स्ट का ग्रुप है यस तो डाल दीजिएगा। आप हैं एडमिन की नहीं? नहीं तो पर्सनल मुझे भेज दीजिएगा तो मैं डाल दूंगा। यस भेज दूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब अगली क्लास का टाइम आपका हो गया, मुझे लगता है 7-8 मिनट शेष है। थोड़ा सा ब्रेक भी आपको चाहिए, है ना, ताकि अगली क्लास के लिए आप तैयार हो सके मानसिक रूप से। 5 मिनट का ब्रेक तो बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में। ठीक है, जाइए आप लोग। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर।